नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 46। पहला प्रश्न है, टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में टाटो गांव के पास सियोम नदी पर स्थित है। यह एक रन ऑफ रिवर प्रकार की परियोजना है जिसकी स्थापित क्षमता 700 मेगावाट है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 12 अगस्त 2025 को इस परियोजना के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास उत्तर पूर्वी विद्युत निगम लिमिटेड निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा और इसे पूरा होने में 72 महीने लगेंगे। भारत की पहली ड्रोन आधारित और AI संचालित क्लाउड सीडिंग परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड एंड AI पावर्ड क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान ने रामगढ़ बांध पर भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया, जिसमें क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज की बजाय मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग किया गया। इस परियोजना में लगभग 60 ड्रोन का उपयोग किया गया है और यह राज्य कृषि विभाग और जेनेक्स AI, जो कि अमेरिका और बेंगलुरु में स्थित है, का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य 129 साल पुराने बांध को पुनर्जीवित करना है जो 20 सालों से सूखा पड़ा है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड जैसे कणों का उपयोग करके वर्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी क्षमता 20% तक हो सकती है। गरुड़ दृष्टि परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द गरुड़ दृष्टि प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन नफरत, भ्रामक सूचना और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए नागपुर में गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, हिंसा भड़काने, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, नफरत भरे पोस्ट, भारत विरोधी प्रचार, जातीय तनाव वाली सामग्री, ऑनलाइन ड्रग्स बिक्री, गलत सूचना और साइबर अपराधों का पता लगाना और रोकना है। 4 बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू विन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 4 times? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल को जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, में इनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इससे पहले इन्होंने फरवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में यह पुरस्कार जीता था। यह इनका पहला टेस्ट सीरीज था जिसमें इन्होंने भारत की कप्तानी की और इन्होंने 754 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल थे, जो भी किसी भारतीय कप्तान द्वारा 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे अधिक रन है। और यह जो टेस्ट सीरीज था यह 2-2 से बराबरी पर छूटा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन पर्यावरण अनुकूल रेल का पहला परिचालन कहाँ शुरू होगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड इको फ्रेंडली रेल स्टार्ट इट्स फर्स्ट ऑपरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिंद सोनीपत रूट पर। भारतीय रेलवे ने 25 जुलाई को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया था। ट्रेन का पहला व्यावसायिक ट्रायल जनवरी 2026 में हरियाणा के जिंद सोनीपत खंड, जो कि 89 किलोमीटर है, पर शुरू होगा। यह मार्ग गैर विद्युतीकरण रूट के लिए उपयुक्त है। यह ट्रेन अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जो छोटी दूरी और हेरिटेज रूट्स के लिए उपयुक्त है। यदि आपको 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है
उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैलेंट प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैलेंट प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है, और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्राथमिक मेजबान शहर के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा है? विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड बाय इंडिया एज द प्राइमरी होस्ट सिटी फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ ने एक विशेष आम बैठक के दौरान 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए 13 अगस्त को भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। अहमदाबाद को प्राथमिक मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल है। भुवनेश्वर और नई दिल्ली को भी संभावित सह मेजबान शहरों के रूप में विचार किया जा रहा है। कनाडा के जून 2025 में बोली से हटने और नाइजीरिया सहित अन्य देशों की कमजोर स्थिति के कारण भारत की मेजबानी की संभावनाएं मजबूत हुई है। पार्थेनियम मुक्त पोबितोरा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? पार्थेनियम फ्री पोबितोरा कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। यह अभियान असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में शुरू किया गया है, जो मोरीगांव जिले में स्थित है और अपनी एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। अभियान 16 से 22 अगस्त तक आयोजित पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह का हिस्सा है। अभियान का उद्देश्य पार्थेनियम, तस्वीर में देखिए, जिसे गाजर घास भी कहते हैं, नामक हानिकारक खरपतवार को हटाना और इनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है।
पार्थेनियम के संपर्क से त्वचा रोग, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है। यह मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए हानिकारक है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। गैलीली सागर के लाल होने का कारण क्या है? What causes the Sea of Galilee to turn red? The right answer is option number D. बोट्रियोकस ब्राउनी शैवाल का प्रकोप। अगस्त 2025 में इजराइल के गैलीली सागर, जिसे किन्नेरेट सागर, गेनेसेरेट झील या तिबेरियस झील के नाम से भी जाना जाता है, ने बोट्रियोकस ब्राउनी नामक हरे शैवाल के प्रकोप के कारण लाल रंग हो गया। तस्वीर में देखिए, जिसने स्थानीय लोगों और पर्यटकों में चिंता पैदा की। यह प्रकोप जलवायु परिवर्तन, गर्म तापमान और फास्फोरस व नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण हुआ, जिसने शैवाल के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। यह जो झील है इजराइल के उत्तरी पूर्वी भाग में जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है और देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जॉर्डन नदी और कुछ भूमिगत झरनों द्वारा पोषित होती है। भारत के पहले स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु इज लीडिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल स्पेस। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पास ए ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए पिक्सेल इंडिया के नेतृत्व वाली 4 निजी फर्मों के संघ का चयन किया। कंसोर्टियम 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण, संचालन और डेटा व्यवसायीकरण करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा धीरियो क्या है? व्हाट इज धीरियो विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सांडों की लड़ाई का पारंपरिक खेल है। यह धीरियो गोवा का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें 2 विशेष रूप से पाले गए और प्रशिक्षित सांड शक्ति प्रदर्शन की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। यह पुर्तगालियों के समय से प्रचलित है। अभी न्यूज में क्या है, गोवा में सांस्कृतिक और पर्यटन कारणों से सांडों की लड़ाई, जिसे धीरियो या धीरी के नाम से जाना जाता है, को वैध बनाने की मांग उठती रही है। प्रतिबंध के बावजूद गोवा के कुछ गांवों में यह प्रथा आज भी जारी है। यह चर्च से संबंधित समारोहों और कृषि उत्सवों का अभिन्न अंग है। WHO ने हेपेटाइटिस डी वायरस यानी HDV को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? WHO has classified hepatitis D virus HDV in which category? The right answer is option number A. समूह 1 मानव में कैंसरकारी। WHO और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने HDV को समूह 1 कैंसरकारी यानी ग्रुप A कार्सिनोजेनिक इन ह्यूमन्स के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है यह मानव में यकृत यानी लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। यह वर्गीकरण द लैंसेट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन पर आधारित है। HDV एक दोषपूर्ण वायरस है जो केवल हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV के साथ सहसंक्रमण या सुपर इन्फेक्शन में कार्य करता है। इसरो का होप मिशन किस कार्यक्रम का हिस्सा है? इसरोज होप मिशन इज ए पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसरो ने लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों से संबंधित चुनौतियों का अनुकरण और अध्ययन करने हेतु सोकर घाटी, लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप नामक अंतरिक्ष अनुरूप मिशन का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों, विशेष रूप से चंद्रमा और मंगल के लिए प्रौद्योगिकों और मानव स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का परीक्षण करना है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा हरित अमोनिया की पहली नीलामी में खोजा गया मूल्य क्या था? What was the price discovered in the first auction of green ammonia by Solar Energy Corporation of India? The right answer is option number C, 55 रुपया 75 पैसे प्रति किलोग्राम। सेकी द्वारा साइट योजना मोड 2A के तहत हरित अमोनिया की पहली नीलामी में 55 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम, $, में देखेंगे तो 641 प्रति टन की रिकॉर्ड कम कीमत खोजी गई। यह H2 ग्लोबल की 2024 नीलामी में खोजे गए 100 रुपये 28 पैसे प्रति किलोग्राम से 44% कम है। हरित अमोनिया कार्बन मुक्त अमोनिया है जो हरित हाइड्रोजन जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित और नाइट्रोजन वायु से प्राप्त का उपयोग करके हाबर-बोश प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। भारत और UAE के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक कहाँ आयोजित की गई? Where was the 13th Joint Defense Cooperation Committee meeting
बिटवीन इंडिया एंड यूएई हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। यह बैठक 30 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह बैठक पहली बार सचिव स्तर पर आयोजित की गई, जिसने भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया। बैठक में भारतीय तटरक्षक बल और यूएई नेशनल गार्ड के बीच समुद्री सुरक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जबकि भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। राइजोटोप प्रोजेक्ट में रेडियो आइसोटोप का उपयोग कैसे होता है? हाउ आर रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन राइजोटोप प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सींगों में रेडियो आइसोटोप डालना। दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से रेडियोधर्मी समस्थानिकों यानी रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग करके गैंडे के शिकार को रोकने की एक नवाचारी पहल शुरू की है, जिसे राइजोटोप प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें एक गैर आक्रामक प्रक्रिया शामिल है, जिसके तहत सजीव गैंडों के सींगों में नियंत्रित मात्रा में रेडियो आइसोटोप प्रविष्ट कराए जाते हैं। इससे सींग मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी और हानिकारक हो जाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया गैंडों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहती है। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का भारत में बायो फोर्टिफाइड आलू का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP इन प्रोवाइडिंग बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत में एनीमिया को कम करना। CIP भारत में आयरन युक्त बायोफोर्टिफाइड आलू उपलब्ध करा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में आयरन की कमी यानी एनीमिया को कम करना है। इन आलुओं को पोषक तत्वों से भरपूर जर्म प्लाज्म का उपयोग करके विकसित किया गया है। बायोफोर्टिफाइड आलू में लौह, जस्ता और विटामिन C जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जो पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में मदद करते हैं। बायोफोर्टिफाइड शकरकंद में बीटा कैरोटीन के कारण विटामिन A की उच्च मात्रा होती है, जो दृष्टि, प्रतिरक्षा और बच्चों के विकास के लिए लाभकारी है। मेरिटो योजना के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से क्या शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेरिटे प्लान्स मेजर फोकस एरियाज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कूल स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण शामिल नहीं है इसमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार यानी मेरिटे योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देश भर के 275 संस्थानों में गुणवत्तापरक सुधार को बढ़ावा देना है। योजना तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें स्कूल स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण शामिल नहीं है। इसके फोकस क्षेत्रों में डिजिटलीकरण, बहुविषयक कार्यक्रम, अनुसंधान और रोजगार योग्यता शामिल है। टोपरा कला से अशोक स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित करने से कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति जुड़े हैं? विच हिस्टोरिकल पर्सन इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ अशोका पिलर फ्रॉम टोपरा कला टू दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला में मूल रूप से स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया था। इस स्तंभ पर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख अंकित है, जो इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। न्यूज में क्यों है? हरियाणा के टोपरा कला गांव से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह काल भारत में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युग, जो कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था, से लौह युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में संक्रमण का समय दर्शाता है। फाले पीली संधि के तहत कितने टुवालू वासियों को प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश मिलेगा? हाउ मेनी टुवालुअन्स विल गेन एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया ईच ईयर अंडर द फाले पीली ट्रीटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 280। ऐतिहासिक रूप से पहली बार टुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने जा रहा है, जो फाले पीली यूनियन संधि 2023 के तहत होगा। यह समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन से प्रेरित विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना है। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 280 टुवालू वासियों को स्थायी निवासी के रूप में स्वीकार करेगा, जो एक बैलेट आधारित जलवायु वीजा के तहत होगा। इस वीजा के माध्यम से इन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और रोजगार जैसे समान अधिकार प्राप्त होंगे। पहले एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाने वाला तुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। इसमें 9 द्वीप शामिल हैं।
नासा की चंद्र परमाणु रिएक्टर योजना का लक्ष्य कब तक पूरा करने का है? When is NASA's lunar nuclear reactor plant targeted to be completed? The right answer is option number C, 2030। नासा वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की अपनी योजना में तेजी ला रहा है, जिसका लक्ष्य आर्टेमिस समझौते का पालन करते हुए चंद्र सतह पर अस्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। रिएक्टर से 100 किलोवाट विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो तटवर्ती पवन टर्बाइनों आमतौर पर 2 से 3 मेगावाट उत्पन्न करने वाले से कम है। हालांकि एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। एमपी लैट्स योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितनी निधि आवंटित की जाती है? हाउ मच फंड इज एलोकेटेड टू ईच एमपी पर ईयर अंडर एमपी लैट्स स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ रुपये। एमपी लैट्स का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 2011-12 से प्रत्येक सांसद को एमपी लैट्स के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं, जो 2 किस्तों 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक में जिला प्राधिकारियों को वितरित की जाती है। न्यूज में क्यों है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स के प्रभावी उपयोग के लिए संशोधित एमपी लैट्स दिशा निर्देश 2030 में विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। यह परियोजना 1993 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। OCO2 किस प्रकार की कक्षा में संचालित होता है? What type of orbit does OCO2 operate in? The right answer is option number D, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, यानी सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा। न्यूज में क्यों है? अमेरिका ने नासा को निर्देश दिया है कि वह 2 महत्वपूर्ण उपग्रहों OCO2 और OCO3 के शीघ्र संचालन समापन की तैयारी करे, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पता लगाते हैं और फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। OCO2 को 2014 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जिसने वायुमंडलीय CO2 को मापा और पौधों के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी की। डार्डानेल्स जल डमरू मध्य के किनारे कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित नहीं है? विच मेजर पोर्ट इज नॉट लोकेटेड अलॉन्ग द डार्डानेल्स स्ट्रेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल नहीं है। यह जल डमरू मध्य, यहाँ तस्वीर में देखिए, इसके प्रमुख बंदरगाहों में गैलीपोली, इसाबात और कनाकले शामिल है, जो सभी तुर्की में स्थित है। इस्तांबुल बोस्फोरस जल डमरू मध्य के नजदीक है, न कि डार्डानेल्स के। न्यूज में क्यों है? उत्तर पश्चिमी तुर्की में वनाग्नि के कारण, यानी फॉरेस्ट फायर के कारण, डार्डानेल्स जल डमरू मध्य को समुद्री यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह यूरोप में स्थित गैलीपोली प्रायद्वीप को एशिया माइनर से अलग करता है। यह एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, जिससे बोस्फोरस जल डमरू मध्य कहाँ है, ये देखिए यहाँ तस्वीर के माध्यम से ब्लैक सी से इसे कनेक्ट करता है। जुलाई 2025 तक PMUY के तहत लगभग कितने LPG कनेक्शन जारी किए गए हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी LPG कनेक्शंस हैव बीन इश्यूड अंडर PMUY टिल जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लगभग 10 करोड़। जुलाई 2025 तक देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत 10.33 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन जारी किए गए हैं। वर्ष 2019 से 2024 के बीच लाभार्थियों में प्रति व्यक्ति LPG की औसत खपत लगभग 49% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी थी, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम दर पर LPG सिलेंडर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25-26 के लिए भी PMUY के तहत प्रति वर्ष 9 रिफिल तक 14.2 किलो सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की लक्षित LPG सब्सिडी पहल DBT योजना के माध्यम से जारी रखने का निर्णय लिया है।
इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016 में। नारगोनो काराबाख क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज नारगोनो काराबाख रीजन लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण काकेकस। यह दक्षिण काकेकस में एक पहाड़ी और लैंडलॉक्ड क्षेत्र है। यहाँ देखिए ये मैप, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। न्यूज़ में क्यों है? अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नारगोनो काराबाख पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का संकल्प लिया, जिससे लगभग 4 दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA की तुलना में मानक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैंडर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA कंपेयर टू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। CEPA अधिक व्यापक और विनियामक मुद्दों को संबोधित करता है। CEPA एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ साथ व्यापार सुविधा, प्रतिस्पर्धा नीति तथा बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR जैसे क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल है। यह मानक FTA की तुलना में अधिक व्यापक है तथा सुचारू एवं पूर्वानुमानित व्यापार सुनिश्चित करने हेतु विनियामक मुद्दों को भी संबोधित करता है। न्यूज़ में भी क्यों है? भारत ने ओमान के साथ CEPA वार्ता पूरी कर ली है, जिसका उद्देश्य व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच संबंध 1955 में स्थापित हुए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपकर लगाने की मान्यता दी गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इम्पोजिशन ऑफ सेस रिकॉग्नाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 270। यह उपकर संघ सूची में सूचीबद्ध करों या शुल्कों के ऊपर लगाया जाता है और इसका उपयोग केवल विशिष्ट संघीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। न्यूज़ में भी क्यों है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने उपकर संग्रह को निर्धारित कोषों में स्थानांतरित करने में 3,69,000 करोड़ रुपए की कमी को रेखांकित किया है, जिससे ऐसे उपकरों के उद्देश्य और इसके समुचित उपयोग पर ध्यान केंद्रित हुआ है। आयकर विधेयक 2025 में मूल्यांकन वर्ष और पिछले वर्ष की अवधारणाओं को किसके साथ प्रतिस्थापित किया गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर हैव बीन रिप्लेस्ड विद व्हाट इन द इनकम टैक्स बिल 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर वर्ष यानी टैक्स ईयर। विधेयक में मूल्यांकन वर्ष और पिछले वर्ष की दोहरी अवधारणाओं को एक समान कर वर्ष से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक परिभाषित किया गया है। इससे कर प्रणाली को सरल बनाया गया है। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को सरल, युक्तिसंगत और संक्षिप्त बनाना है, ताकि कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान बनाया जा सके। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक यानी श्रेष्ठ को किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ हैज बीन डेवलप्ड बाय होम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के दवा नियामक प्रणालियों को बेंचमार्क करना और इनकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक आभासी अंतर मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करना है, ताकि दवा सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर अलग अलग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5-6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। सुलावेसी द्वीप पर खोजे गए 1.04 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन औजारों के स्थल का नाम क्या है? What is the name of the site of 1.04 million years old ancient tools discovered in Sulawesi Island? The right answer is option number A, कैलियो। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों की एक टीम ने यह खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के दक्षिणी भाग में सोपेंग रिजेंसी के कैलियो साइट पर की है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।